नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज आपको हम रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, इसका जो बेस है वो आपको हम आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। रैखिक समीकरण की परिभाषा होती है ऐसा समीकरण जिनके चर एक घाती होते हैं उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax + by + c = 0। इसमें देखिए दो चर हैं, x और y दो चर हैं, a b c ए अचर राशियां हैं और ये दोनों जो चर हैं वो एक घात के हैं। तो यह जो समीकरण आपका दिया गया है ax + by + c = 0, ये दो चर में रैखिक समीकरण है। अब आपको रैखिक समीकरण के हल को आप कैसे जानेंगे इसके बारे में आपको बता रहे हैं। रैखिक समीकरण के हल को हम दो विधियों से जानते हैं। एक होती है आलेखी विधि और दूसरी होती है बीजीय विधि। तो आलेखी विधि द्वारा रैखिक समीकरण के हल को किस प्रकार से हम देखेंगे, जानेंगे कि समीकरण का हल किस प्रकार का है। तो देखिए, जब हम किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है और उस जो सरल रेखा प्राप्त, चूँकि हमारे पास दो समीकरण होते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम तभी हल कर सकते हैं जब हमारे पास दो समीकरण होंगे। और जब दो समीकरण होंगे तो दोनों समीकरणों से जब हम आलेख खींचेंगे तो हमको दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी और उन दोनों सरल रेखाओं की तीन स्थितियां होती हैं। आलेख द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाओं की तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है कि जब आलेख द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रक्षेदित करती हैं तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी केवल एक हल प्राप्त होता है, यानी चर के केवल एक मान प्राप्त होते हैं। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति आती है, पहली स्थिति में देखिए हमने एग्जाम्पल भी दिखाया है कि हमारे पास मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हमारे पास देखिए दो समीकरण हैं। इसको देखिए हमने ग्राफ के माध्यम से बताया है। इन दोनों समीकरणों से देखिए दो आलेख प्राप्त हुए हैं और दोनों आलेख सरल रेखाएं हैं। एक सरल रेखा AB है और दूसरी सरल रेखा CD है। ये दोनों सरल रेखाएं देखिए बिंदु P पर, यानी एक बिंदु पर प्रक्षेदित कर रही हैं। तो इस तरह से जब दोनों सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रक्षेदित करती हैं तो समीकरण युग्म का या समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी चर के केवल एक एक मान मिलते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, अगर आलेख द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाएं संपाती हो जाती हैं। संपाती हो जाने का अर्थ होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाए तो वो रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है। समीकरण युग्म के या निकाय के अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने आलेख बनाया है कि हमारे पास दो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 है। इससे देखिए दोनों सरल रेखाएं संपाती हैं। AB और CD ये दोनों सरल रेखाएं संपाती हो गई, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली गई
तो इस तरह से जब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा, यानी अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति हमारी आती है कि जब हम आलेख द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाएं जब समांतर हो जाती हैं। देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, ए बी समांतर सी डी, ये दोनों के ग्राफ देखिए, दोनों समांतर रेखाएं मिल रही हैं। अगर ग्राफ द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है, अर्थात समीकरण का यानी समीकरण के दोनों चरों का कोई भी मान नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से आलेखी विधि से हमें देखते हैं कि समीकरण निकाय का किस प्रकार का हल प्राप्त होता है। आलेख के माध्यम से आलेखी विधि में हम देखते हैं। अब आप देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं, जहाँ पर ए बी सी अचर राशियाँ होती हैं। यदि दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण दिया है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है दो रैखिक समीकरण हैं जिनका ये मानक रूप दिया गया है। अब आपको बीजीय विधि से रैखिक समीकरण के हल को देखना है, जानना है किस प्रकार के हल बीजीय विधि द्वारा हम देखते हैं, किस प्रकार के हल रैखिक समीकरण के प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास ऊपर दोनों समीकरण हमने लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो दोनों हमने समीकरण लिया है, इन दोनों समीकरण में देखिए समीकरण 1 के x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1 है। समीकरण 2 में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। इन्हीं गुणांकों में 3 प्रकार का संबंध पाया जाएगा और इन्हीं तीनों प्रकार के संबंधों से ये हम जानेंगे बीजीय विधि द्वारा, ये हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण का किस प्रकार का हल प्राप्त होता है। तो देखिए पहला संबंध आता है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी केवल एक हल प्राप्त होगा। दूसरा संबंध मिलता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है। और तीसरा संबंध है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम बीजीय विधि से हमें जानेंगे किस तरह से रैखिक समीकरण के हल किस प्रकार के प्राप्त होते हैं इन तीनों संबंधों के माध्यम से। अब आप देखिए संगत और असंगत समीकरण। संगत और असंगत समीकरण देखिए जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है अथवा अनंत हल प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि समीकरण निकाय सुसंगत है या संगत है। और इसमें देखिए जब अनंत हल प्राप्त होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि समीकरण निकाय आश्रित समीकरण है। इस समीकरण निकाय आश्रित समीकरण है और आश्रित समीकरण का जो हल प्राप्त होता है वो आश्रित समीकरण का समीकरण अगर होता है तो उसके हल संगत होते हैं। तो इस तरह से और जब समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है तो समीकरण निकाय असंगत समीकरण होता है। तो इस तरह से संगत और असंगत समीकरण क्या होते हैं
आपको हमने बताया कि जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा अथवा अनंत हल प्राप्त होगा तो समीकरण निकाय संगत होगा, और जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा तो समीकरण असंगत होगा। अगला पॉइंट आप देखिए, आलेखी विधि द्वारा कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको आलेखी विधि में हमने बताया है कि जब हम दिए गए समीकरणों से ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जब खींचते हैं तो हमको दो सरल रेखाएं मिलती हैं और दोनों सरल रेखाओं की तीन स्थितियां होती हैं, आपको हमने बताया था। इसके पहले हमने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पर पहली स्थिति जो मिलती है, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमको दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, और जब दोनों सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रक्षेदित करती हैं उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वही समीकरण का हल होता है। अर्थात उस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो x का मान होगा और जो y निर्देशांक होगा वो y का मान होगा। दूसरी स्थिति आती है, जब आलेख द्वारा प्राप्त सरल रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो संपाती रेखाओं पर स्थित अनंत बिंदुओं के निर्देशांक समीकरण के अनंत हल होते हैं। यानी संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु स्थित होंगे और उन अनंत बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा, x निर्देशांक x का मान होगा और y निर्देशांक y का मान होगा। इस तरह से हमको x और y के अनेक मान प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति आती है कि जब ग्राफ द्वारा प्राप्त दोनों सरल रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। और इसके पहले बीजीय विधि में हमने आपको बताया था कि कब समीकरण सुसंगत होता है। उसी तरह से आलेखी विधि में जब दोनों सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं अथवा जब दोनों सरल रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो समीकरण सुसंगत होता है, और जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो समीकरण असंगत होता है। इसको देखिए, हमने नोट में आपको बता दिया। तो इस तरह से आलेखी विधि से भी हम ये जान सकते हैं कि समीकरण असंगत है या सुसंगत है। तो इस तरह से अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए कि बीजीय विधि से कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए, बीजीय विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए वैसे 4 विधियां होती हैं, लेकिन आपके यहाँ चूँकि 3 विधि दिया गया है इसलिए हमने 3 विधि का यहाँ 3 विधि आपको बताया गया है। तो देखिए, पहली विधि होती है बीजीय विधि से रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी विधि है बज्रगुणन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कैसे रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले आप ये जान लीजिए प्रतिस्थापन विधि है क्या, कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए, दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लेते हैं तथा इस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर में रैखिक समीकरण बना लेते हैं और इस समीकरण को हल करके एक चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त चर के मान को दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जब हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो ये हम कहेंगे कि यह समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया है। अब देखिए, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्रतिस्थापन विधि से हमने
एक क्वेश्चन को हल किया है। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहला समीकरण है। x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपका दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इससे देखिए हम y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं x के पदों में। y इक्वल टू हो जाएगा, x को हम दाहिने तरफ ले आएंगे, 9 माइनस x हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि बन गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए x माइनस वाई के स्थान पर हमने रख दिया 9 माइनस एक्स, y के स्थान पर हमने रख दिया 9 माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ x, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे, -9, ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ माइनस है, प्लस x इक्वल टू 3। अब देखिए x और x दोनों ऐड करेंगे, 2x होगा। 9 को दाहिनी तरफ ले आएंगे, +9, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 मीन्स 6। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 6 को हम राइट में करेंगे, 9 माइनस 6 यानी y इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया, x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3। इस तरह से जब हम समीकरण को हल करेंगे तो यह समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया कहा जाएगा। अब आप अगले विधि पर आइए, विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। तो विलोपन विधि द्वारा देखिए हम कैसे रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो इसमें देखिए, इस विधि द्वारा दिए गए दोनों समीकरण के किसी एक चर के गुणांक समान करके उसे विलुप्त किया जाता है। यानी जो समीकरण हमारे पास है, उस समीकरण में जो दोनों चर हैं, उन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान किया जाएगा और समान करने के बाद उन समीकरणों को घटाकर अथवा जोड़ करके एक चर को विलुप्त किया जाएगा। और विलुप्त करने के बाद इस प्रकार जब हम समीकरण प्राप्त करते हैं तो वह समीकरण एक चर में रैखिक समीकरण होता है। और इस एक चर में रैखिक समीकरण को हम हल करके उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं और उस चर का मान दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए समीकरण दिया है 3x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2 दिया है। देखिए हम यहाँ पर चाहे चर x को गायब करें, विलुप्त करें, या चर y को विलुप्त करें, इसके लिए आप फ्री हैं। आप चाहे जिस चर को पहले आप गायब कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम y चर को विलुप्त कर रहे हैं। तो y चर को विलुप्त करने के लिए इन दोनों समीकरणों में देखिए, यहाँ y का गुणांक 6 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। यानी इन दोनों के गुणांक समान होंगे तभी यह y विलुप्त होगा। अब इनके गुणांक को बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए आपका ये है। इसमें जब हम 2 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ आ गया 6x, यहाँ आ गया 6y और यहाँ आ गया 16। और समीकरण 2 आपका है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4। इसको जब हम घटाते हैं देखिए 6y कैंसिल हो जाता है। 6x में से 4x माइनस करेंगे 2x आएगा और 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आएगा। तो इस तरह से 2x इक्वल टू 12 आ गया तो x इक्वल आ जाएगा 12/2 मीन्स 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपका ये है। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो देखिए 3 इंटू x के स्थान पे देखिए हमने 6 रखा, x की वैल्यू हमको 6 मिली थी, प्लस 3y इज इक्वल टू देखिए ये, तो देखिए ये 3 इंटू 6
18 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 18 को हम राइट में करेंगे, हो जाएगा -18 यानी 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 18, 3y इज इक्वल टू -10 यानी y इज इक्वल टू -10/3। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -10/3। इस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अब आपकी अगली विधि आती है बज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। तो बज्र गुणन द्वारा रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको हम कुछ तकनीक बता रहे हैं। इस तकनीक को आप याद रखिए और इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल जाएगा और उस फार्मूले में आप मान रखेंगे तो आपको जो है चरों का मान मिल जाएगा। तो देखिए आपको 3 अक्षर ABC, 3 अक्षर ABC को BCAB के क्रम में याद रखना है। 3 अक्षर ABC को हमको BCAB इस क्रम में याद रखना है। और एक संख्या है 12 का अंकों को जब हम पलट देंगे तो हमको मिल जाएगा 21, यानी ये संख्या 12 और 21 को आप याद रखेंगे। अगर हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इस प्रकार के 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू -1 अपान। और फिर देखिए यहाँ लिख देंगे नीचे प्रथम 2 अक्षर आपका BC है, लिखेंगे BC माइनस BC। फिर एक अक्षर को हम ढक लेंगे, फिर प्रथम 2 अक्षर आपको दिखाई देगा CA, यहाँ CA माइनस CA रख देंगे। फिर 2 अक्षर को हम ढक लेंगे, फिर हमको दिखाई देगा AB, फिर AB माइनस AB रख देंगे। इस तरह से संख्या 12 और 21 है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से हम रख देंगे तो ये हमारी एक तकनीक बज्र गुणन विधि की प्राप्त हो जाएगी। और इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसी क्रम को आप 2 बार लिखेंगे BCAB BCAB, और पहले क्रम में आप 1 1 1 1 लिखेंगे, दूसरे में 2 2 2 2 लिखेंगे। और फिर देखिए x अपान y अपान -1 अपान इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तीर का हमने निशान लगाया है। अब इस तीर का निशान का मतलब हुआ B1 इंटू C2। तो देखिए B1 इंटू C2 ये मिला आपको, माइनस B2 C1। फिर यहाँ आप आ जाइए C1A2, देखिए C1A2 आपको मिला, माइनस C2A1 मिला। फिर आप देखिए A1B2 मिला, माइनस A2B1 ये मिला। तो इस तरह से हम समीकरण बज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को इस प्रकार हम मान रख करके हल करते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर जो है हमारे पास जो समीकरण दिया है उसमें अचर पद C1 और C2 ये दोनों बाएं पक्ष में हो और दायां पक्ष 0 है, तो ऐसी स्थिति में जो हमने ये तकनीक तैयार किया, फार्मूला तैयार किया है, अगर C1 और C2 बाएं पक्ष में हो और दायां पक्ष 0 हो तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर -1 लिखा है यहाँ पर +1 रख दिया जाएगा। इसको हमने आगे नोट में भी आपको बताया है। और फिर अगर हमारे पास जो समीकरण दिया है उसके जो चर x और y इस तरह से हों, x और y इस तरह से यानी हर के रूप में दिए गए हों। जैसे हमारे पास समीकरण दिया है 3/x + 2/y = 5, 5/x + 9/y = 7। अगर हमारे पास इस प्रकार से समीकरण दिया गया है तो जो हमने ये लिखा x अपान फिर y अपान, यहाँ जो x अपान और y अपान जो लिखा है वहाँ पर लिख दिया जाएगा 1/x अपान फिर 1/y अपान, इस तरह से लिख दिया जाएगा। तब मान रख करके हम चर का मान प्राप्त करेंगे। देखिए हमने ये 2 नोट में आपको बता दिया है कि कैसे हम जो है रखेंगे।
अब देखिए, अब बीजगुणनविधि से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो बीजगुणनविधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए देखिए, हम एक समीकरण लिए हैं 3x + y = 30, 2x + 5y = 33। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से इस क्रमशः इस दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं। तो देखिए, a1 के स्थान पे देखिए यहाँ 3 है, 3 आ गया। b1 के स्थान पे देखिए यहाँ 1 है, 1 आ गया। c1 के स्थान पे 30 है, 30 आ गया। फिर a2 के स्थान पे देखिए 2 है, 2 मिल गया। फिर b2 के स्थान पे 5, 5 मिल गया। फिर c2 के स्थान पे 33 है, 33 मिल गया। इस तरह से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना इन दोनों समीकरणों से करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। और ज्ञात करने के बाद हमारे पास, हाँ देखिए, ये हमारे पास बीजगुणनविधि के लिए ये दिया गया है x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = -1/a1 b2 - a2 b2। अब इसमें हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का हम मान रखते हैं। ये देखिए, b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 33, -b2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 30, और फिर y/c1 की वैल्यू 30, a2 की वैल्यू 2, -c2 की वैल्यू 33, a1 की वैल्यू 3 = -1/a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5, -a2 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 1। इस तरह से हम मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए x/33 - 150, y = 60 - 99 = -1/15 - 2। इस तरह से हमको मिल गया x/-117, y/-39 = -1/30। अब देखिए, एक बार हम इस पहले पद को तीसरे पद के बराबर करते हैं। हमको मिला x/-117 = -1/13। तिरछा गुणा करके हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इस तरह से x की वैल्यू हमको मिल गई -9। अब दूसरे पद को हम तीसरे पद के इक्वल करते हैं। दूसरा पद आपका है y/-39 = -1/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -13y = -39, तो y = आ जाएगा -39/13। कैंसिल करेंगे, 3 आएगा, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से बीजगुणनविधि द्वारा इस तकनीक के माध्यम से हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा उत्तर मिल गया x = 9 एंड y = 3। तो इस तरह से इस लेक्चर का PDF लेक्चर के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।